नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कांस्टेबल एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा लागू की गई। मित्रों, बात है 1860 ईस्वी की। कब की? 1860 ईस्वी की। और इस टाइम में भारतीय दंड संहिता बनाई गई, लेकिन ये लागू की गई थी मित्रों 1862 ईस्वी के अंदर। कब? 1862 ईस्वी के अंदर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। बात आती कि भारतीय दंड संहिता है क्या। भारतीय दंड संहिता है क्या? तो मित्रों, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो किसके तहत है? भारतीय दंड संहिता के तहत। किसके तहत? भारतीय दंड संहिता के तहत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि ये किस पर लागू नहीं होती है। तो मित्रों, ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। किस पर? भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है, ठीक है। भारतीय सेना के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करने पर सज़ा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है। मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करने पर सज़ा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा के अंदर है। तो वो है मित्रों आईपीसी की धारा 354, ठीक है। कौन सी धारा? धारा 354। इसके तहत जो सज़ा का प्रावधान है न्यूनतम मित्रों 1 वर्ष। कितनी? न्यूनतम 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम मित्रों 5 वर्ष, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, धारा 354A। धारा 354A में उल्लिखित अपराध करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो मित्रों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि इस धारा 354 के अंदर किन किन अपराधों का उल्लेख किया गया है। तो इन बातों को देखिए मित्रों, कि शारीरिक संबंध बनाने का अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास और अवांछनीय यौन संपर्क स्थापित करने का प्रयास, ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखना है। और कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो वो भी मित्रों इसके अंदर सम्मिलित हैं, ठीक है। और मित्रों, किसी महिला को कोई अश्लील साहित्य भेजता है, ठीक है, अश्लील साहित्य भेजता है तो वो भी इस धारा के अंदर अपराध के लिए सम्मिलित है। तो मित्रों, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना आपको? एक तो शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, अवांछनीय यौन संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है, यौन संबंध बनाने की मांग करता है और कोई अश्लील साहित्य भेजता है। तो अगर ये अपराध कोई व्यक्ति करता है तो धारा 354A के तहत उनको सज़ा का प्रावधान है। और कितनी सज़ा? न्यूनतम मित्रों 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। तो ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि कोई पुरुष महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करे तो उसे आईपीसी की किस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति है किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो है मित्रों 354B के अंदर, ठीक है, 354B के अंदर। इसके लिए न्यूनतम जो सज़ा है वो है मित्रों न्यूनतम 3 वर्ष। कितनी? 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 7 साल, ठीक है, अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को बार बार देखे, छिप कर देखे या महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी फ़ोटो ले तो वह आईपीसी की किस धारा के तहत
अपराधी होगा। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आईपीसी की धारा 354C, आईपीसी की धारा 354C के तहत वो अपराधी होगा और इसके लिए भी कुछ सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो न्यूनतम तो मित्रों 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 3 वर्ष, और या फिर इसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये बात है कि साथ में एक बार तो इसने अपराध कर दिया लेकिन बार बार उसको पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसको अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा, कितने, अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आईपीसी की धारा 354D के तहत दूसरी बार अपराध करने पर सज़ा का प्रावधान है। कितनी बार? दूसरी बार। पहली बार तो कर लिया लेकिन दूसरी बार वापस अपराध करता है तो उसके कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ मित्रों, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बार अपराध करने पर 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना दोनों। तो ये तो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, ये अपराध क्या है? यानी कोई व्यक्ति है किसी महिला से संपर्क साधने की कोशिश करता है, उसे कॉल करता है, उसको परेशान करता है, संपर्क साधने की प्रयास करता है और वो मना करती है कि बार बार मुझे कांटेक्ट मत कर, मुझे फ़ोन मत कर, फिर भी वो बातचीत करने का प्रयास करता है, तो इसके तहत वो अपराधी होगा। कौन सी धारा? 354D के तहत। ठीक है, 354D के। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून दंड प्रक्रिया संहिता कब पारित हुआ? तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है वर्ष 1973। वर्ष 1973 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो मित्रों पारित हुआ कब? 1973 के अंदर। लेकिन लागू होने की बात आए तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइम के अंदर जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ये भी एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री मित्रों इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 का ब्यौरा किसने तैयार किया था? भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 का ब्यौरा किसने तैयार किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर क्रिश चैम्सफोर्ड, जेम्स विलियम्स, सर जेम्स स्टीफेन। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर है सर जेम्स स्टीफेन, सर जेम्स स्टीफेन। ठीक है, ये अधिनियम पारित कब हुआ? तो पारित की अपन बात करें तो मित्रों ये पारित हुआ था 15 मार्च 1872 ईस्वी को। कब? 15 मार्च 1872 ईस्वी को। लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इस अधिनियम के अंदर कुल 11 तो अध्याय हैं, 11 अध्याय और 169 धाराएं हैं। कितनी? 169 धाराएं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक एक करके मैं आपको हर एक बात को क्लियर समझा रहा हूँ, जिससे एग्जाम में आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलने वाला है। अगला है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 1985 को। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 को हुई। और बात है मित्रों 30 जनवरी 2006 की। कब की? 30 जनवरी 2006 की। और इस दिन तो इस विभाग का जो नाम बदलकर, ठीक है, इस विभाग का नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया। क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कांस्टेबल में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है मित्रों ममता भूपेश। कौन है? ममता भूपेश। लेकिन केंद्र की बात करें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है मित्रों स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो मित्रों ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय, लेकिन आपका सही आंसर है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्ड कौन रखता है कि अपराध जो होते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये रखता है मित्रों NCRB। NCRB फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। NCRB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है मित्रों RR वर्मा। कौन है? RR वर्मा, ये ध्यान में रखना है। और इस विभाग का जो मुख्यालय कहाँ पे? तो मुख्यालय तो मित्रों सभी को पता होगा, वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग के बारे में, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सी विधि संगत नहीं है? अधिनियम दिए हुए हैं तो इससे संबंधित जो वर्ष लिखे वो सही है या नहीं, ये आपको बताना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 राइट है। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ये भी राइट है। गर्भ चिकित्सक समापन विधि 1971 ये भी राइट है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम ये 2006 नहीं मित्रों 1956 है। कब है? 1956। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। हिंदू विवाह कानून अधिनियम 1955 ये भी याद रखना है। महिला शिष्ट प्रतिरूपण अधिनियम 1986, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ? तो मित्रों ये अधिनियम 2005 है, लागू कब हुआ? तो ये आपको बताना है। तो मित्रों ये अधिनियम लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो कुल अध्यायों की संख्या है वो है 5 अध्याय। कितने? 5 अध्याय। और धाराएं हैं कितनी? 37 धाराएं 37। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 में किसका उल्लेख है? मित्रों इस प्रकार की धाराएं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं आप लिख सकते हो, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर है धारा 4 में किसका उल्लेख है? तो वो है C, घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। मित्रों 3 के अंदर घरेलू हिंसा की परिभाषा दी हुई है। धारा 3 के अंदर घरेलू हिंसा की परिभाषा दी हुई है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 के अंदर आपको घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो सेवा प्रदाता लिखा हुआ है, सेवा प्रदाता के अधिकार धारा 10 के अंदर, ठीक है, धारा 10 के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा? असत्य करना मित्रों, यहाँ पे ये सत्य नहीं है, असत्य।
कौन सा कथन असत्य है? धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श लेना, ये मित्रों एकदम राइट है। धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श लेना। धारा 16 यदि पक्षकार चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में भी कर सकता है, यह भी राइट है। धारा 19 महिला व उसके बालक का भरण पोषण का अधिकार, ये भी मित्रों राइट है। धारा 17 क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, ये मित्रों यहाँ पे गलत है, ये गलत है। इसका जो सही है वो क्या है? धारा 17 व 18 के अंदर संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार है। किसका? संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। आई होप आपको ज़रूर एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आप उनको एक बार ज़रूर देखना। धन्यवाद।